गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिस्ट्री में लेसन नंबर 6 की रीडिंग करेंगे। लेसन नंबर 6 है दक्षिण के राज्य 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। मध्यकाल में उत्तरी भारत के राज्यों और दक्षिणी भारत के राज्यों में निकट संबंध थे। इस विशाल देश के राज्य अब एक दूसरे से उस प्रकार अलग नहीं रहे जिस प्रकार वे प्राचीन काल में थे। इनके निकट आने के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, दक्षिण भारत के उत्तरी राज्यों ने अपना अधिकार को गंगा की घाटी तक फैलाने का प्रयास किया। नंबर 2, दक्षिण भारत के धार्मिक आंदोलन उत्तर भारत में भी लोकप्रिय बन गए। नंबर 3, उत्तर भारत के बहुत से ब्राह्मण दक्षिण भारत में बस जाने के लिए आमंत्रित किए गए और उन्हें भूमि प्रदान की गई। उत्तरी भारत और दक्षिण भारत दोनों में छोटे राज्यों के उभरने से भारत में पहले का मध्य युग चिन्हित किया गया। उस समय मौर्य और गुप्त, यहाँ तक कि कनिष्क और हर्ष की तरह विशाल साम्राज्य नहीं थे। उत्तरी भारत को बड़ी संख्या में राज्यों में बांटा गया जिस पर राजपूतों ने शासन किया, जबकि अलग अलग वंश जैसे पल्लव, चोल और राष्ट्रकूटों आदि ने दक्षिण भारत पर शासन किया। प्रायद्वीप के राज्य। दक्षिण प्रायद्वीप के राज्यों में उत्तरी क्षेत्र का राष्ट्रकूट राज्य बहुत महत्वपूर्ण था, जिसने गंगा घाटी पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया। चोल राजाओं के विरुद्ध राष्ट्रकूटों को अनेक युद्ध करने पड़े। चोल राजाओं ने तमिलनाडु के आसपास से अपना शासन आरंभ किया। धीरे धीरे ये पल्लव वंश के शासक और दूसरे स्थानीय शासकों को पराजित कर शक्तिशाली बन गए। 12वीं शताब्दी तक इन राज्यों में से कुछ का पतन हो गया था। 7वीं शताब्दी के चालुक्य वंश ने राष्ट्रकूटों पर अधिकार कर लिया था। इतिहास में इस वंश को उत्तर चालुक्य वंश कहा जाता है। बाद में यादव वंश के शासकों ने अपना राज्य स्थापित किया। वारंगल में काकतीय वंश का शासन हुआ और आधुनिक मैसूर के समीप होयसल वंश ने अपने राज्य की स्थापना की। चोल शासकों ने 13वीं शताब्दी तक अपना प्रभाव बनाए रखा। अब इसमें है चोल शासक। चोल वंश को दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण वंश माना गया है। चोल शक्ति करीब 8वीं शताब्दी से दक्षिण भारत में दृष्टिगोचर होनी शुरू हुई थी। विजयालय ने तंजौर के साथ, जिसे उसने अपनी राजधानी बनाया, तमिलनाडु में अपना शासन स्थापित किया। राजा प्रथम शासन काल में चोल साम्राज्य एक वैभवशाली साम्राज्य था। उसने कल्याण, पांड्या, चेर और वेंगिस के चालुक्यों को हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने मैसूर, त्रावणकोर, कुर्ग और श्रीलंका के प्रदेशों को अपने राज्य में मिला लिया। उसने एक शक्तिशाली जल सेना तैयार की और समुद्र के बहुत से द्वीप जैसे लक्षद्वीप को अपने नियंत्रण में लिया। श्रीलंका का उत्तरी भाग मुमादी चोलामंडलम के नाम से एक चोल सूबा बना। राजा प्रथम एक महान निर्माता था। उसने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनाया। इस मंदिरों की दीवार पर राजा प्रथम ने मुख्य विजयों को लिखवाया गया। उसके शासनकाल में व्यापार फला फूला। केरल, मालदीव और श्रीलंका के तट धनी हो गए। कपड़ा, मसाले और कीमती पत्थर पश्चिमी एशिया में निर्यात होते थे। कुछ अरब व्यापारी चोल साम्राज्य में निवास भी करने लगे। राजेंद्र चोल, वह अपने पिता राजा प्रथम का उत्तराधिकारी था। उसने अपने राज्य की विस्तार नीति
को आगे चलाया। उसने पूरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। फिर उसने वेगिस के चालुक्यों को हराया। उसने बंगाल पर आक्रमण किया और पाल राजा महिपाल को हराया। इस विजय के बाद राजेंद्र को गंगईकोंडा की उपाधि मिली, जिसका अर्थ होता है गंगा को जीतने वाला। उसने वेस्ट इंडीज पर धावा बोला और जावा, सुमात्रा और मलय प्रायद्वीप को जीता। उसने गंगाई कोंडा चोलपुरम नामक नई राजधानी बनाई। राजेंद्र के अधीन व्यापार खूब फला फूला। कई शताब्दी तक भारतीय व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न हिस्सों में व्यापार करते रहे और व्यापार दक्षिण चीन तक फैला। राजेंद्र प्रथम के उत्तराधिकारी कमजोर होते गए और राज्य के विभिन्न भागों में विद्रोह छिड़ गया और बहुत सारे स्वतंत्र राज्य स्वतंत्र हो गए। 1276 में पांड्य शासक जलवर्मन सुंदर ने अंतिम चोल राजा राजेंद्र द्वितीय को हराया और चोल राज्य के एक बहुत बड़े भाग को अपने राज्य में मिला लिया। चोल शासन प्रणाली। चोल प्रशासन बहुत सुचारू था। उसके राज्य अनेक सूबों में बटा था, जिसे मंडलम कहते थे। प्रत्येक मंडलम प्रदेश में बटा था, जिसे वैलेंडस कहते थे। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। वहाँ 3 प्रकार की सभाएं थीं, उर सभा और नगरम। उर साधारण गांव वालों की सभा थी। यह सभा ज्ञानी ब्राह्मणों की सभा थी और नगरम व्यापारी, सौदागरों और शिल्पकारों की सभा थी। इन सभाओं के प्रमुख कार्य कर एकत्रित करना, झगड़ों का निपटारा करना, मंदिरों की देखरेख करना, सिंचाई के कार्य देखना, सफाई और स्वास्थ्य थे। चोल राज्य के आय के 2 साधन थे, पहला भूमि कर और दूसरा व्यापार कर। इसका एक भाग राजा के पास जाता था और एक भाग सार्वजनिक कार्यों जैसे सड़क और तालाब निर्माण, राज्य कर्मचारियों का वेतन, सेना व्यय और मंदिर के निर्माण आदि में लगाया जाता था। मंदिर। चोल राजाओं द्वारा बनवाए गए मंदिर वैभवशाली तथा भव्य थे। मंदिर निर्माण और उनकी सुरक्षा के लिए राजा और धनी लोग बहुत धन और भूमि दान देते थे। बड़े बड़े नगरों और धार्मिक स्थानों पर बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया जाता था, जैसे तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। पल्लव काल के मंदिरों का बड़ा निर्माण बड़ी बड़ी चट्टान और पहाड़ियों को काटकर किया जाता था। बाद में कलाकारों ने चट्टानों को काटने की बजाय बड़े बड़े पत्थरों को काटकर मंदिर बनाने शुरू किए। कांचीपुरम में पत्थरों से बहुत सुंदर मंदिर बनाए गए थे। आरंभ में इन मंदिरों में केवल देवता का ही कमरा होता था। जैसे जैसे धार्मिक कांडों में वृद्धि हुई, मंदिरों के कमरों में भी वृद्धि हुई और प्रांगण के चारों ओर 4 दीवारें भी बनाई जाने लगी। मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते थे। मंदिर प्रांगण में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बनाए जाते थे और उनमें अन्य देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी और प्रायः उनकी पूजा की जाती थी। चोल राजाओं के मंदिरों में सामाजिक कार्य भी होते थे। इन मंदिरों में धार्मिक उत्सवों, त्योहारों पर आसपास के लोग एकत्र होते थे। धनवान लोग मंदिर में धन और बहुमूल्य उपहार देते थे। मंदिर के देवताओं की मूर्तियां पत्थर व कांसे की बनाई जाती थी। कृषि और सिंचाई। चोल शासकों ने कृषि की प्रगति के लिए सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया। यद्यपि तमिलनाडु के अन्य भागों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, परंतु 5वीं या 6वीं शताब्दी में आकर ही इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खेती आरंभ हो पाई। कुछ क्षेत्रों में जंगलों को साफ किया गया। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया। कई क्षेत्रों में एक वर्ष में 2 फसलें उगाई जाती थी। कावेरी नदी अपने मुहाने पर एक उपजाऊ डेल्टा बनाती है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। शाखाओं का जल कृषि, विशेषतः चावल की खेती
के लिए आवश्यक आर्द्रता प्रदान करता है। कई स्थानों पर सिंचाई के लिए कुएं खोदे गए। कुछ अन्य स्थानों पर वर्षा के जल को एकत्र करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। समाज में प्रभुत्व राजा और राज दरबारियों का था। समाज में ब्राह्मण और व्यापारी दो अन्य मुख्य श्रेणी के अलग अलग लोग थे। ब्राह्मण को बहुत आदरणीय माना जाता था। ब्राह्मण को राजा की भूमि और गांव उपहार स्वरूप मिलते थे, जिन्हें ब्रह्मदेव उपहार कहते थे। इससे कुछ ब्राह्मण बहुत धनी हो गए। व्यापारी श्रेणी के लोगों का भी समाज में बहुत मान सम्मान था। वे चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करते थे। कुछ व्यापारी एकत्र होकर एक व्यापार मंडल का निर्माण करते थे, जिसे मणिग्राम कहते थे, जो एक बैंक की तरह काम करता था। प्रत्येक व्यापार मंडल के पास सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए अपना एक काफिला होता था। नगर की संपन्नता व्यापारियों की संपन्नता का अर्थ था। राजा भी चाहता है कि व्यापार मंडल वैभव संपन्न बने, जिससे वे अधिक कर दें, जिससे राजकोष में अधिक धन एकत्र हो। नगर के मजदूर और किसान बहुत गरीब थे। कुछ शूद्रों पर मंदिर में प्रवेश की रोक थी। धर्म अधिकांश राजा हिंदू धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी थे। इस काल में कई धार्मिक आंदोलन शुरू हुए। अलवार में वैष्णव धर्म के भक्ति गीत प्रसिद्ध हुए, जबकि नयनार ने शिव की प्रशंसा में भजन गाए। लिंगायत सबसे प्रसिद्ध धार्मिक मत था। कुछ महान धार्मिक शिक्षक जैसे शंकराचार्य और रामानुज भी इसी काल में हुए थे। शंकराचार्य ने अद्वैत के दर्शन की शिक्षा दी, जिसका अर्थ होता है भगवान अद्वितीय है। चोल शासकों ने आधुनिक तमिलनाडु में सम्मिलित भागों पर 4 से 5 शताब्दियों से अधिक शासन किया। उन्होंने कृषि की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने सिंचाई की योजनाओं का विकास किया। उन्होंने सिंचाई के लिए विभिन्न टैंक बनवाए। वे करों को निश्चित करने के लिए भी निरीक्षण देते थे। कर मुक्त भूमि ब्राह्मणों को दी जाती थी, जिसे ब्रह्मदेव कहा जाता था। शिक्षा चोल राजाओं के मंदिर विद्या का केंद्रों का कार्य भी करते थे। मंदिर के पुजारी शिक्षक भी होते थे। विद्यार्थी प्राय ब्राह्मण होते थे और वे 2 भाषाओं में शिक्षा प्राप्त करते थे, जिनमें से एक भाषा संस्कृत और दूसरी भाषा तमिल थी। तमिल पर संस्कृत भाषा का प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे तमिल भाषा में बहुत से शब्द संस्कृत के भी बोले जाने लगे। चोल राजाओं के बहुत से शिलालेख संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं में लिखे हुए हैं। दक्षिण भारत की प्राचीन भाषा तमिल है, परंतु इस काल में तमिल के साथ साथ तेलुगु, कन्नड़ भाषा भी बोली जाती थी। कम्बन द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण का तमिल रूपांतरण लोकप्रिय ग्रंथ था। तेलुगु लेखक नयना तिक्कन्ना और यरन्ना आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। गुड बाय।